गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे? आज हम बात करें, पिछली क्लास में हमने साधारण ब्याज के काफी सारे टाइप हमने देख चुके हैं। कुछ टाइप जो आप बाकी हैं वो आज हम करने वाले हैं। भाई पहला टाइप जो लेंगे वो साधारण ब्याज हम लेने वाले हैं आज का, कि भाई जब मासिक वार्षिक ऐसे दर बोल दे, मतलब सामान्यतः आप देखते हो कि जब आपको कहा जाए कि जैसे 5% वार्षिक ब्याज की दर से, इसका मतलब होता है कि वर्ष में 5% मिलेगा। वैसा ही अगर साधारण ब्याज की बात कर रहा हूं भाई, एक तो होता चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया था, उसका मतलब होता है कि हर छठे महीने हिसाब हो रहा है। जबकि साधारण ब्याज में जब आप कहा जाता है कि जैसे 5% वार्षिक ब्याज की दर से, इसका मतलब है कि 5% एक वर्ष में मिलेगा। आपको कहा जाए कि 5% छमाही दर से, इसका मतलब 6 महीने में कितना मिलेगा? 5%। आपको कहा जाए 5% मासिक दर से, इसका मतलब 5% कहां मिलेगा? एक महीने में। ठीक है, तो इन चीजों को हम लिखते हैं। भाई देखो, पहली बात तो आपके दिमाग में होनी चाहिए, जो दिया जा रहा है साधारण ब्याज है कि मासिक और वार्षिक, क्योंकि आपके दिमाग में सबसे पहली चीज रहती है कि जब अर्धवार्षिक बोला जाता है तो समय को दोगुना करते हैं, वर्ष को समय को दोगुना करके दर को आधा करते हैं, वो सारा चक्रवर्ती ब्याज में होता है। हम बात कर रहे हैं साधारण ब्याज की, और वो ब्याज का संयोजन होता है, यहां दर होती है। तो पहली चीज, साधारण ब्याज में देखो, पहली कंडीशन जो है वो आप देखते हो 8% वार्षिक दर से। इसका मतलब होता है कि एक वर्ष में आपको 8% ब्याज मिलेगा। दूसरी कंडीशन में मासिक की बात करूं, 8% मासिक दर से, कि जो ये 8% है ना, वो एक महीने की दर है। कितने की दर है? एक महीने की। एक महीने का मतलब 8% आपको एक महीने में ब्याज मिलेगा। जैसे 5% मासिक दर से, इसका मतलब होता है एक महीने में आपको 5% मिलेगा। तो 12 महीने में, एक वर्ष का मतलब 12 महीने, 12 पंजो 60% मिलेगा। तो 80%, 8% मासिक दर है, तो वार्षिक क्या हो जाएगी? 12 गुनी हो जाएगी। 12% वार्षिक दर के बराबर होती है भैया। ऐसे ही तीसरी कंडीशन यहां बोली जाती है छमाही दर। जैसे 8% छमाही दर, इसका मतलब जैसे मैं कहूं 5% छमाही दर, मतलब 5% आपको 6 महीने मिलेगा। तो वर्ष तो 12 महीने का होता है, तो 6 दूनी 12, दोगुनी ब्याज मिलेगा। तो 5 से 5 10%। तो वैसे ही 8% 6 महीने मिलेगा, तो 12 महीने में 2R हो जाएगा भाई। देखो, यहां पे आपके पास दो चीज रहेंगी। एक तो क्या है कि जैसे सामान्यतः हम सीधा सीधा जैसा जैसा बोला है सिर्फ समझ के जवाब हल कर दें, या फिर दूसरी कंडीशन हमारे पास आती है कि समय को भी वर्ष में बदल लें और दर को भी वार्षिक कर लें और फिर प्रश्न को हल करें। तो दोनों ही तरीके आसान रहेंगे, दोनों ही तरीके इजी रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आप बिना जैसे समय और वर्ष को बदले, दर और समय को बदले, आप तुरंत प्रश्न हल कर दो। अब देखो, यहां हम बात करें पहला प्रश्न कि 500 रुपए पर एक वर्ष का सरल ब्याज 1% मासिक दर से क्या होगा? 500 रुपए पर एक साल का 1% मासिक दर से, 1% मासिक दर यानी एक महीने का 1% की दर से क्या होगा? तो यहां देखो, एक वर्ष का ब्याज पूछा है और वो भी 1% मासिक दर से। अगर मैं कहूं कि हमें कुछ नहीं लिखना, तो आप क्या कहोगे? 1% मासिक दर का मतलब एक महीने में 1%। वार्षिक का मतलब, वर्ष का मतलब क्या था? 12 महीने। तो 12 महीने में 12% मिलेगा। तो यहां 500 का 12% आप सीधा ही निकाल लो। 500 गुणा 12/100। भाई आपको पता है ना कि एक महीने में 1%, तो 12 महीने में 12%, 12 पंजो 60 रुपए। ये लो,
इतना सा करना होता अगर आप बिना कुछ झंझट लिए सीधा सीधा करना चाहो तो। रही दूसरी बात, देखो यहाँ पे 5 भी आ रहा है क्योंकि सीधा कहीं 1% निकाल देते हैं, 500 का 1% 5 होता है, वो भी आंसर आता है, तो ध्यान पूर्वक देखना है। वरना अगर आप सीधा नहीं निकाल पाते तो आप लिखो कि मूलधन जो है वो कितना है, 500 रुपए, समय 1 वर्ष, ये वर्ष में ही है भाई, दर 1% मासिक है। मासिक का मतलब आपको 1 महीने में 1% मिलेगा, तो 12 महीने में कितना, 12%, तो क्या कहेंगे 12% वार्षिक। अब बताओ, दर भी वार्षिक, समय भी वर्ष और रुपए है ही, तो हमने कहा ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100, तो 60 रुपए। तो आप चाहे सीधा करो चाहे पूरा एक एक चीज लिख के करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आंसर जो है वो हमारा वैसे ही क्या आने वाला है, 60 आने वाला है। तो भाई आप चाहे सीधा सीधा करो या फिर आप पूरा लिख के करो, आपके ऊपर निर्भर करेगा। सीधा करोगे इतना सा करना पड़ेगा, और पूरा लिख के करोगे तो मूलधन समय दर हर चीज लिखनी होगी, उसके बाद हल होगा। ठीक है, ऐसा ही एक प्रश्न और देखते हैं भाई। देखो 500 रुपए का 6 महीने का 8% की 6 माही दर से ब्याज क्या होगा। अब एक बात तो आप सिंपल सा सोचो, 8% की 6 माही दर, इस बात का मतलब क्या है, साधारण ब्याज में, ब्याज का मतलब साधारण ब्याज की बात चल रही है यहां पे। तो 6 माही दर का मतलब 6 महीने में आपको 8% मिलेगा, और वैसे ही पूछ रहा है कि 6 महीने का ब्याज घात करो, तो 6 महीने में आपको तो 8% मिलेगा, तो 500 का 8% 40, ये लो, सीधा सीधा आंसर आ रहा है। वरना आप 500 का 8% नहीं निकालो, क्योंकि एक तो आप सीधा सीधा याद कर लो कि 500 का 8% मिलेगा 6 महीने में, तो आपने एक तो कहा 40 रुपए, ठीक है, ये तो सीधा सीधा हो गया। रही बात कि आपके दिमाग में नहीं मैं तो सीधा नहीं करूं, मैं तो पूरे एक एक चीज लिख के करूंगा, तो आप लिख के भी कर सकते हो कि मूलधन बराबर 500 रुपए, समय 6 महीने, तो महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग देते हैं, तो 6/12 वर्ष, यानी 1/2 वर्ष। बात करें दर की, 8% 6 माही, तो 8% जब 6 माही है तो वार्षिक क्या होगी, 16%। ठीक है, ये अब देखो मूलधन भी है, समय भी है और दर भी है, तो हमने क्या कहा, ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। 2 0 गए, 2 से गया 8, 8 गुणा 5 कितने रुपए आए भाई, 40 रुपए। देखो ये चीज जो है अब कुछ एक के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये 6 माही वार्षिक। मैं कहूं कि हमारे जब रीट का एग्जाम पहले 2 बार ये दोनों ही प्रश्न पहले आ चुके हैं, और जो आंसर माने गए हैं उसी के अनुसार आपको एक एक चीज समझाई गई यहाँ पे। तो इन चीज को थोड़ा सा ध्यान से कि भाई किस प्रकार से जो दर बोलता है साधारण ब्याज में वो कैसी होती है, कैसे हम हल करते हैं, तो इसको ध्यान पूर्वक करोगे भाई। ये दोनों ही प्रश्न आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि एक आया वो एक नहीं, दोनों ही आए हुए प्रश्न है। अब देखो अगली बात करें, हम बात करेंगे मिश्रण पर आधारित। नेक्स्ट टाइप जो है वो है अपना मिश्रण पर आधारित। अब मिश्रण पे अगर आपको याद हो, हम पहले पढ़ चुके हैं, फर्स्ट सेकंड दो चीजों को मिलाएंगे तो क्या तैयार होगा, मिश्रण। इधर इन दोनों का अंतर तो लिखने का तरीका होता है सेकंड माइनस एम, इधर इन दोनों का अंतर यानी एम माइनस फर्स्ट, ये उनका प्रारंभ का अनुपात आ जाता है भाई। ये क्या आता है, प्रारंभ का अनुपात। अब मिश्रण के नियम लगता कैसे वो देखना ध्यान से। पहली बात तो वो सुनना कि लगाएंगे कब भाई, ये हो कि भाई पता तो हो कि लगाएंगे कब। तो पहली चीज, जब किसी राशि के 2 हिस्से करें, दोनों को अलग अलग दर पे हम ब्याज पे दे दें,
दोनों को अलग अलग दर पे क्या देते हैं, ब्याज पे देते हैं। और कुल की दर ज्ञात करनी, औसतन दर दी गई हो या फिर कुल ब्याज दिया गया हो तो दर ज्ञात कर लेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि कुल राशि उन दोनों का मिश्रण है, तो दोनों के अलग अलग दर दे रखी हो और कुल की दर दे रखी हो, या दोनों का अलग अलग क्या दे रखो, दर और कुल का ब्याज दे रखो। ज्यादातर ब्याज ही देता है, उसी प्रश्न को मैं सबसे पहले लिखूंगा, ठीक है। फिर वो जो दर दे के दर ही दे उसका सीधा सीधा उसी में समझ में जाएगा। तो हम कहें कि दो अलग अलग हिस्से के दोनों के अलग अलग दर दे और कुल का ब्याज दे, तो हम ये नियम ज्ञात कर, ये नियम काम में लेंगे मिश्रण का। तो यहां हम क्या कहेंगे कि जब भी किसी राशि के दो हिस्से के दोनों की अलग अलग दर, दोनों को अलग अलग दर पे दे होता, कुल का ब्याज दे, तो मिश्रण का नियम काम में लेंगे। प्रश्न देखो, 4,000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटते हैं कि पहले भाग को 3% की दर पर, दूसरे भाग को 5% की दर पर उधार दिया जाता है। पहले भाग को कितने परसेंट, 3%, दूसरे भाग को 5% की दर पर उधार दिया जाता है। दोनों भागों से एक साल में प्राप्त साधारण ब्याज 144 है। दोनों भागों से एक साल में प्राप्त साधारण ब्याज क्या, 144। तो 3% की दर पर दी गई राशि, या तो 3% पे जो राशि दी गई वो ज्ञात करो। तो देखो यहां हम सिंपली कहेंगे दो हिस्से, पहला और दूसरा। पहले हिस्से को 3% पे दिया गया, दूसरे हिस्से को 5%। ओवरऑल की दर दे देता और भी अच्छा था, लेकिन यहां पे क्या कहा कि दोनों भागों से एक साल में प्राप्त ब्याज 144 है। दोनों भागों से एक साल में प्राप्त ब्याज क्या, 144। तो 144 है, तो क्या ओवरऑल की दर ज्ञात नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कैसे? देखो, दर बराबर ब्याज गुणा 100, ब्याज 144 गुणा 100 बटा मूलधन, मूलधन है 40 गुणा समय। एक साल का ब्याज दिया 144, मूलधन कितना है 4,000 गुणा समय 1 वर्ष। 2 जीरो गए, 4 से काटा 36 बार, और ये कितनी बार, 10 बार। तो आया 3.6। तो यहां क्या आएगा भाई, 3.6। अब देखो इधर अंतर, 5 और 3.6 में अंतर है 1.4 का, 3.6 और 3 में अंतर है 0.6 का। ये क्या आ गया, अनुपात। एक एक से पहले पॉइंट देखो, एक से पहले पॉइंट, एक से पहले पॉइंट, तो दोनों तरफ पॉइंट हटा दें, क्योंकि यानी दोनों के बटे में क्या है, 10। तो यहां भी पॉइंट हट गया और ये भी हट गया। 2 से घटा 7:3, यानी जो राशि थी वो किस अनुपात में बटी है, 7:3। 7:3 टोटल 10। 10 किसके बराबर, 4,000 के। अब 10 4,000 के बराबर है, तो 10:4,000 के बराबर। तो 1 किसके बराबर भाई, 0 कट जाएगा, 400 के। 1:400 के, वो क्या कह रहा है, 3% की दर पर दी गई राशि। 3% पे कौन सी है, 7 पहली है ना, तो फर्स्ट पूछा है, 7 से गुणा कर दिया, तो 400 गुणा 7, 2,800 रुपए। कितने रुपए, 2,800 रुपए। देखो यहां हमने कहा दो हिस्से के, पहले को 3% पर, दूसरे को 5, तो पहले को 3, दूसरे को 5। ओवरऑल का ब्याज दिया, तो हम कहें दर तो ज्ञात हो सकती है, क्योंकि यहां दर लिखी है, यहां दर, तो यहां भी दर आएगी। ओवरऑल की दर निकाली 3.6, अंतर लिया 1.4, अंतर लिया 0.6, अनुपात हटाया 7:3। 7:3 राशि किस अनुपात में बांटेगी, 7:3। तो टोटल कितना होगा, 10। 10 किसके बराबर, 4,000 के। 10 4,000 के, तो 1 किसके, 400 के। तो हमें क्या चाहिए, 3% की दर पर दी गई राशि, वो कौन सी है, 7। तो 7 से गुणा कर दिया, कितना है, 2,800 रुपए। जो आया वो कितना है भाई, 2,800 रुपए। ऐसा ही एक और देखते हैं, उससे पहले मैं आपको इसी को एक बार दोबारा करके बताता हूं, उसमें खास बात क्या वो सुनना। होता क्या कि देखो दो भाग है, पहला और दूसरा। पहले को 3% की दर पर, दूसरे को 5, ये तो ठीक था। ओवरऑल की दर नहीं पता, तो ओवरऑल की दर ज्ञात की हमने। तो आपने कहा दर कैसे निकाली, ब्याज गुणा 100, तो 144 गुणा 100 बटा मूलधन 4,000 गुणा समय 1 वर्ष। 4 से कट रहा था 36 बार, और ये कट रहा है 10 बार। तो 36/10 है ना, तो मैं एक काम करता हूं कि 36/10 पॉइंट नहीं लूंगा, क्योंकि 10 से गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा, 36। इसको भी 10 से गुणा कर दूं तो 30, इसको भी 10 से गुणा कर दूं तो 50, यानी 36/10 आया।
ओवरऑल की दर। तो मैंने क्या किया कि सबको पहले ही किससे गुणा कर दिया, 10 से। क्यों? क्योंकि पॉइंट होता है ना, तो उसमें क्या है, गुणा भाग गलत होने की गुंजाइश रहती है। तो आप सीधा सीधा 10 से गुणा कर दो, झंझट ही खत्म है। तो देखो, उसको 10 से गुणा किया तो 36/10 यानी 36 ही हो गया गुणा 10 से करते ही। इसको 10 से गुणा किया, 0 बढ़ गया। इससे 10 से गुणा किया, 0 बढ़ गया। 50 और 36 में अंतर है 14 का, 36 और 30 में अंतर है 6 का। ये लो, 14:6 यानी 7:3। टोटल क्या हो गया भाई, 7 और 3 10। 10 अनुपात है वो किसके बराबर है, 4000 के। 1 अनुपात किसके बराबर, तो 400 के। हमें 3% वाला पूछा, यानी पहला, तो वो है 7। तो 7 चौक 28, तो 400 गुणा 7 कितना हो भाई, 2800 रुपए। ये लो। तो जब बट्टे में कोई संख्या आ जाए तो उस संख्या से इस अकेले को नहीं गुणा करते, सभी को गुणा कर दिया, बात ही खत्म हो गई, पॉइंट का लफड़ा ही खत्म। चलो एक और देखते हैं भाई, ऐसा ही प्रश्न कि 2500 रुपए की राशि 2 भागों में इस प्रकार बांटते हैं कि पहले भाग को 7% की दर पर तथा दूसरे भाग को 5% की दर पर उधार दिया जाता है। यदि दोनों भागों से 2 साल में प्राप्त कुल साधारण ब्याज 265 है। कितने साल में, 2 साल में, ये ध्यान रखना भाई। तो 5% की दर पर दी गई राशि ज्ञात करो। तो देखो, पहला और दूसरा 2 हिस्से। पहला हिस्सा कितने पे दिया गया, 7% पे, दूसरा 5। ओवरऑल की दर ज्ञात कर लेते हैं। दर बराबर ब्याज गुणा 100। ब्याज कितना हुई टोटल, 265 गुणा 100 बटा मूलधन, मूलधन है 2500, गुणा समय कितने साल का है, 2 साल का। ये 0 से 0 के 5 से कट रहा है, 5 से कटा 5 बार, तो यह 53/10। तो आप 53/10 लिखने में 53 ही लिख दो, 10 से गुणा कर दिया, 10 से इसको गुणा किया तो इसको भी गुणा किया, इसको भी गुणा किया। अब एक बात बताओ, 50 और 53 में अंतर कितने का, 3 का। 53 और 70 में अंतर कितने का, तो आप कहोगे 17 का। ये अनुपात आ गया। कट रहा है क्या, नहीं, 3:17। टोटल कितना, 3 17 20। 20 अनुपात जो है वो टोटल राशि है। 20 किसके बराबर है, 2500। तो 1 किसके बराबर, 2500 बटा 20। 125 के। अब 1 अनुपात 125 के बराबर है। हमें 5% की दर, तो ये सेकंड वाले पूछी है, तो सेकंड क्या है, 17 से गुणा करेंगे। गुणा करेंगे भाई, 2125 रुपए आएगा। ये जो हमारा आंसर है बी। यानी तरीका वैसा ही है, बस हमने क्या किया, बट्टे में 10 आया, पहले ही 10 से गुणा कर दिया। तो ये हो गई 53, और ये इसको 10 से गुणा किया, 7 था 70, 5 को 10 से गुणा किया 50। ठीक है, क्योंकि पॉइंट हटते ही क्या है, अनुपात में लेने में हमें दिक्कत नहीं आती। ठीक है ना, तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगर यही मान लो गुणा 5 से गुणा, तो 7 गुणा 5 35 यहीं लिख देते, 5 गुणा 5 25 यहां लिख देते, यहीं के यहीं लिख के हल कर लेते, आराम से कैलकुलेशन हो जाती, कहीं कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। अगला जो हमारे पास टाइप है वो टाइप थोड़ा अलग है भाई। देखो, उससे पहले अगला टाइप की बात करें भाई हम यहां पे, तो वो है हमारा जब साधारण ब्याज बराबर दिया गया हो। जब साधारण ब्याज बराबर दिया गया हो, नेक्स्ट टाइप की बात करें तो उसमें 2 कंडीशन लेंगे। पहली जो हमारे पास, जब साधारण ब्याज बराबर दिया गया हो, देखो इसमें मैं आपको पहले सीधा सीधा लिखाता हूं कि साधारण ब्याज बराबर दे हिस्से करे P1 P2 और P3। तो आप क्या कहो, 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2 अनुपात 1/R3T3।
ठीक है, ये वही सीधा सीधा अगर याद रखते हैं ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्वेश्चन करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो दो कंडीशन, पहला जब साधारण ब्याज बराबर दिया हो, दूसरा जब मिश्र धन बराबर दिया गया हो। जब क्या बराबर दिया गया हो, मिश्र धन। अब एक बात बताओ, साधारण ब्याज का तो आरटी होता है ना परसेंट में, तो क्या लिखा 1/R1T1 अनुपात 1/R1R2T2 अनुपात 1/R3। तो मिश्र धन क्या होता है, तो आप क्या हो गए 100 प्लस आरटी होता है, तो 1/100 प्लस R1T1 अनुपात 1/100 प्लस R2T2 अनुपात 1/100 प्लस R3T3। तो यहां क्या कहेंगे, जब मिश्र धन बराबर दे तो P1 P2 और P3, तो 1/100 प्लस R1T1 अनुपात 1/100 प्लस R2T2 अनुपात 1/100 प्लस R3T3। ये तब है जब क्या बराबर दिया गया हो, मिश्र धन। क्या बराबर दिया गया हो भाई, मिश्र धन बराबर दिया गया हो। ठीक है, यहां हम बात करें तो पहला जब साधारण ब्याज बराबर दे तो हम सीधा सीधा कहेंगे 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2 अनुपात 1/R3T3। जब मिश्र धन बराबर दे तो 1/100 प्लस R1T1 अनुपात 1/100 प्लस R2T2 अनुपात 1/100 प्लस R3T3। तो ये क्या है कि सीधा याद आ जाए तो बहुत ही अच्छा। अब देखो प्रश्न की बात करें, क्या कह रहा है कि 2600 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटते हैं कि पहले भाग को 10% की दर पर तथा दूसरे भाग को 9% की दर पर 6 साल के लिए। पहले भाग को 10% दर पर 5 साल के लिए तथा दूसरे भाग को 9% की दर पर 6 साल के लिए उधार दिया जाता है। दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज 9 बराबर हो तो 9% की दर पर दी गई राशि ज्ञात करो। देखो यहां कुछ नहीं कहा कि टोटल राशि दी है, ठीक है, कहा 2 हिस्से किए, पहले को इतने % की दर पे इतने साल के लिए, दूसरे को इतने % की दर पे इतने साल के लिए, दोनों से साधारण ब्याज बराबर है, बराबर रखोगे तो भी प्रश्न हल होगा। तो पहले हम बात करें बेसिक की, जब 2 हिस्से किए तो x और y, पहला x और दूसरा y। पहले भाग को 10% की दर पर 5 साल के लिए, 10% की दर पर 5 साल के लिए, यही ब्याज हो ना। मूलधन तो x है और दूसरे का y है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। दूसरे भाग को 9% की दर पर 6 साल के लिए, यही ब्याज होगा भाई। और ये दोनों क्या है, बराबर। जब बराबर बोला ठीक है तो हमने लिख दिया, अब ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर यहां से हल करोगे तो x बट्टा वाई आ जाएगा, और x बट्टा वाई आते का मतलब x अनुपात y आ गया, x अनुपात y आ गया, उस अनुपात में राशि बांट लेंगे। तो पहला तरीका यही करते हैं। देखो 100 से 100 गए, x गुणा 50 बराबर y गुणा 54, x बट्टे में आया y बराबर 54/50, 2 से काटा 27/25, 27/25, ठीक है, 27/25 आ गया। ये एक बात बताओ, राशि का अनुपात आ गया 27/25। मैं कहूं टोटल राशि कितनी है तो आप कहोगे भाई 2600। तो टोटल राशि 27 और 25 कितना, 52। 52 अनुपात जो है वो किसके बराबर, 2600 के। तो 1 अनुपात 2600/52, 26 दूनी 52, ये 50 बार जाएगा भाई। 26 दूनी 52, 2 का भाग 100, 50 बार। ठीक है, अब अगर 9% की दर पर दी गई राशि, तो 9% वाले तो यही है, यानी y। y के लिए किससे गुणा करोगे भाई, y के सामने 25। ₹1250। देखो बेसिक तरीका भी कोई टफ नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, कुछ ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि 2 हिस्से किए x और y, ठीक है ना, पहला x और दूसरा y। पहले भाग को 10% की दर पर 5 साल के लिए, दूसरे भाग को 9% की दर पर 6 साल के लिए दिया गया, ठीक है। ब्याज निकाला, दोनों का साधारण ब्याज बराबर है। अब 100 से 100 कट गया,
x बटा वाई तो 54/50 तो 27:25, यानी राशियों का अनुपात आ गया 27:25। 27 और 25 टोटल कितना हो गया 52। 52 अनुपात टोटल राशि कितनी है 2600। तो 52 अनुपात 2600 के बराबर, तो एक अनुपात आया 50। हमें चाहिए 9% वाले वाई, वाई के सामने कितना 25, 25 से गुणा किया 1250। अब रही बात कि हमने एक तरीका और भी तो किया था कि जिससे हम सीधा कर सके, तो भाई अगर नोट करना हो और हो तो आप पॉज करके नोट किया करो, नोट कर भी सकते हो, वैसे स्लाइड साथ के साथ मिल जाएंगी भाई। देखो मैं करूं P1 और P2 दो हिस्से किए, ठीक है। पहले भाग को अगर आप परसेंट में पढ़ते हैं तो 10% की दर पर 5 साल के लिए, दूसरे भाग को 9% की दर पर 6 साल के लिए। 10% की दर 5 साल, 9% की दर 6 वर्ष, यही दिया गया है। दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए साधारण ब्याज बराबर, तो 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2 क्या होंगे बराबर। तो 1/R1T1 तो 10 पंजो 50, तो ये लिख देता हूं एक साइड में जो आपको याद आ जाए। 1/RT ले रहे थे, अनुपात 9×6 = 54। अब एक बात बताओ, जब ऐसा लिखा हो कि A/B अनुपात P/Q, जब दो ही है ना तो आप सीधा वज्र गुणा करके लिख दो सरल अनुपात, तो AQ अनुपात PB, ठीक है। तो ये 54 एकम 54 अनुपात 50 एकम 50, यानी राशियों का जो अनुपात है वो क्या है 54:50। अब 54:50 है, 2 से कट रहा है तो क्या है 27:25। 27:25, ठीक है। 27 और 25 टोटल कितना 52। 52 अनुपात है वो किसके बराबर भाई, तो 52 अनुपात है वो है 2600 के बराबर। 52 अनुपात 2600 के बराबर, तो एक अनुपात किसके बराबर 2600/52। 26 दूनी 52, 2 बार 2 50 बार गए भैया आराम से। हमें क्या कहा 9% की दर वाली, 9% की दर वाली वो कौन सी है P2, तो वो है हमारी कितनी 25, तो 50 × 25 तो है 1250 रुपए। तो इस प्रकार से उसको सीधा भी लिख सकते हैं। अभी देखो लिखने में मैंने खुला खुला लिखा है कि आप लिख सको, नोट कर सको, देख सको, समझ सको। वैसे हम कहें कि 1/R1T1 तो 10 × 5 50, 9 × 6 54, तो 54:50, 2 से काटा 27:25, तुरंत अनुपात आ गया। टोटल 52, 52 किसके बराबर 2600 के, तो एक 50 के बराबर है। हमें चाहिए 9% वाला, यानी 25, 25 से गुणा किया 1250। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं भाई। एक और देखते हैं ऐसा ही, क्या कह रहा है देखो 21,140 रुपए की राशि दो भागों में इस प्रकार बांटी जाती है कि पहले भाग को 8% की दर पर 3 साल के लिए तथा दूसरे भाग को 9% की दर पर 2 साल के लिए उधार दी जाती है। दोनों भागों से 1 साल में प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो तो 9% की दर पर दी गई राशि ज्ञात करो। तो देखो यहां पर हम बात करें तो सीधा X और Y मान के आप स्वयं करोगे। मैं सीधा सीधा कर रहा हूं P1 और P2। पहला भाग 8% की दर पर 3 साल, दूसरा भाग 9% की दर पर 2 साल। तो देखो 1/8 दिए 24 अनुपात 1/9 दूनी 18, तो ऊपर जाएगा 18:24। 6 से काटा 6 × 18, 6 चौक 24, 6 × 18, 6 चौक 24। अब देखो टोटल कितना 4 और 3 7, 7 अनुपात किसके बराबर 21,140 के। तो 1 अनुपात 21,140/7, 3020। हमें क्या कहा 9% की दर, 9% की दर यानी P2, P2 के नीचे कितना 4, तो हमें कहा P2 तो 4 से गुणा करेंगे भाई 3020
गुणा 4, तो है 12,080 रुपए। ये लो, अगर आपको 8% दर वाला पूछता तो 3 से गुणा कर दे, यानी 9,060 आ जाता। कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका दिमाग में होना चाहिए भाई बस। तो ध्यानपूर्वक इसको कर सकते हो भाई। जब साधारण ब्याज क्या दिया गया हो, बराबर दिया गया हो, देखो इसके साथ आपने लिखा था जब मिश्र धन बराबर दिया गया हो। वैसे सामान्यतः मिश्र धन बराबर का प्रश्न अभी तक पूछा भी नहीं गया है, पूछा भी जाता भी नहीं है। अभी दो टाइप के प्रश्न हमारे पास सामने बचे हैं, एक मिश्र धन बराबर वाला, एक किस्त वाला। तो उन दोनों को हम लेके चलते हैं। तो देखो अभी तक उन दोनों में से वैसे कोई सा भी नहीं पूछा गया है, लेकिन मिश्र धन बराबर का जो प्रश्न लेते हैं, एक ही प्रश्न लिखेंगे भाई वहां पे, जैसे ये रहा, इसको हम दोनों तरीके से करेंगे। दोनों तरीके मतलब जब मिश्र धन बराबर हो तो आपको पता है अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था कि 1/100 प्लस R1T1 अनुपात 1/100 प्लस R2T2, और एक होता है X और Y मान कर करें। तो दोनों ही तरीके से करेंगे। देखो, एक पिता अपने 2 पुत्रों के लिए 18,750 रुपए की राशि छोड़कर चल बसे। एक पिता अपने पुत्रों के लिए 18,750 रुपए की राशि छोड़कर चल बसे। छोटे बेटे की उम्र 12 वर्ष है तथा बड़े बेटे की उम्र 14 वर्ष है। यह राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 भागों में इस प्रकार जमा कराई जाती है कि जब वे 18 वर्ष के हो जाएं तो उन्हें समान राशि प्राप्त हो। तो बताओ छोटे बेटे के हिस्से में कितनी राशि जमा कराएगी। अब एक चीज बताओ, कोई राशि 18,750 की है, उसे एक प्रकार से 2 भागों में इस प्रकार जमा कराई गई है कि जब वे 18 साल के हो जाए तो बराबर राशि प्राप्त हो। तो एक चीज, तो मैं कहूं 2 बेटे हैं, एक तो छोटा और एक बड़ा। अपन पहले बेसिक से करें, P1 और P2। तो मैं नाम ही देता हूं भाई छोटा और बड़ा। 2 बेटे हैं। अब एक बात बताओ नॉर्मल सी, छोटे के हिस्से में X जमा कराई, बड़े के हिस्से में Y जमा कराई। हम यहाँ पे सिंपल देखेंगे। देखो क्या कह रहा है, छोटा 12 वर्ष का है। एक बात बताना कि जब वे 18 वर्ष के होंगे तो पैसे मिलेंगे, तो 12 वर्ष वाला है 18 साल का 6 साल में होगा, तो इसको छोटे को 6 वर्ष का ब्याज मिलेगा। दूसरे की बात करें, बड़ा है जो 14 वर्ष का है, 18 साल का हो जाएगा 4 साल में, तो इसे मिलेगा 4 वर्ष का ब्याज। दर दोनों को समान मिल रही है 5%, और इसको भी कितनी 5%। और जब 18 साल के होंगे तो बराबर राशि मिले, यानी मिश्र धन क्या दिया गया, बराबर। मिश्र धन बराबर का मतलब कि हम यहाँ पे दोनों का मिश्र धन, इसका मिश्र धन निकालें, इसका भी निकालें, बराबर रखें। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन यानी मूलधन X है प्लस ब्याज, तो मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। इधर Y प्लस Y का ब्याज, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। ये क्या है, बराबर। बराबर राशि प्राप्त है, मिश्र धन बराबर है, तो दोनों के बीच में क्या लगा दिया, बराबर का निशान। अब यहां गौर करो तो X प्लस 30X बटा 100 बराबर Y प्लस 20Y बटा 100। ये है 100 गुणा X, 100X प्लस 30X, तो 130X हो गया भैया बटा 100 बराबर 100Y प्लस 20Y, तो 120Y बटा 100। देखो 100 से 100 गया, 2 0 से 2 0 गए, X बटे Y क्या आया, 12 पहले से है, ये 13 कहां जाएगा नीचे, 12:13, 12:13। इसके आगे वही चीज होगी। अब एक बात तो X और Y का अनुपात है 12:13। यही चीज हम अनुपात निकालने के लिए सिर्फ 2 सेकंड का काम करें तो कितना सही रहे। अब आप पूरा तरीका देख चुके हो, बेसिक तरीका, सिर्फ ये बताने के लिए कि बेसिक क्या है। बेसिक में अभी तक अनुपात निकाला है, वही इसको अगले पेज पे लिखता हूं। देखो मैं, हम लिखेंगे छोटा और बड़ा। देखो अनुपात ही निकाल रहा हूं पहले, उसके बाद तो सेम ही हो जाता है बड़ा। देखो छोटा 12 साल का, इसे 6 वर्ष का ब्याज मिलेगा। बड़ा 14 साल का 4 वर्ष का, 5% की दर पर इसे और 5% की दर पर ही इसे। समान राशि प्राप्त हो, यानी मिश्र धन बराबर। मिश्र धन बराबर तो आप क्या कहते हो, 1/100 प्लस
R1T1, तो RT लिख दूं तो 1/100 प्लस 6 गुणा 5। वैसे इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि 6 पंजे 30, 130 लिखते डायरेक्ट, 5 चौक 20, 20 और 100 120 लिखते सीधा। तो अनुपात 1/100 प्लस 4 गुणा 5। ये इसलिए लिख रहे हैं भाई क्योंकि हमें अभी शुरुआत है, 1% कर रहे हैं इसलिए। तो 1/6 पंजे 30, 30 और 100 130 अनुपात 1/5 चौक 20 और 100 120। 0 से 0 गया, 12 एकम 12 अनुपात 13 एकम 13, 12 अनुपात 13। अब एक बात तो, यही 12 अनुपात 13 के लिए हमें इतना काम करने, यही 12 अनुपात 13 के लिए हमें सिर्फ यही लाइन लिखनी पड़ती। क्यों? क्योंकि मुझे 100 प्लस RT, तो 100 प्लस 6 पंजे तो 130, 5 चौक 20 और 100 120, तो 1/120 सीधा लिखते 12 अनुपात 13। इतना ही करना पड़ता, सेकंडों में इतना काम हो जाता। तो इतने काम के लिए बेसिक से करना चाहो तो वो तरीका है, यहां तक ये। अब आपको पता है कि टोटल राशि कितनी है, 18,750। यहां टोटल कितनी है, 12 और 13 25। 25 अनुपात किसके बराबर है, 18,750 के। तो 1 अनुपात किसके बराबर है, 18,750/25। तो ये आया 750। 1 अनुपात 750 के बराबर है। हमें किसके हिस्से की राशि पूछी है? आप यहां पे देखो कि छोटे बेटे के हिस्से में कितनी राशि है, छोटे के हिस्से में, तो छोटे के हिस्से में 12। तो आप कहोगे छोटे के हिस्से में 12, 12 से गुणा किया तो 750 गुणा 12, तो ये आया भाई 9,000 रुपए। वैसे एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर अनुपात बाई चांस गलत भी लिख दिया हो ना, तो आप ये ध्यान रख लेना कि छोटे और बड़े बेटे में हमेशा छोटे बेटे के हिस्से में राशि कम जमा होती है, बड़े बेटे में ज्यादा। ये आप प्रश्नों पे ले सकते हो, ठीक है। दैनिक जीवन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ प्रश्नों में बात कर रहे हैं। प्रश्नों में छोटे बेटे के हिस्से में कम राशि जमा होती है। क्यों? क्योंकि भाई जैसे मान लो आज 12 साल का है, उसे 6 साल का ब्याज मिलेगा, 14 साल वाले को 4 साल का ही ब्याज मिलेगा। तो कॉमन सी बात है, जिसे ब्याज ज्यादा मिलेगा उसे राशि कम, जिसे ब्याज कम उसे राशि ज्यादा। तो यहां बराबर करने के लिए छोटे बेटे को हमेशा क्या मिलती है, कम राशि मिलती है, बड़े बेटे को हमेशा क्या मिलती है, ज्यादा राशि। ध्यान रखिएगा भाई इसको, ठीक है। अगला देखो भाई, अगली बात करते हुए एक प्रश्न ही करेंगे, मिश्र धन बराबर। अगली बात करें हम किस्त की, साधारण ब्याज में किस्त। नेक्स्ट टाइप जो है हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट में, जो किस्त है वो किस प्रकार से होती है। तो एक तो मैं फॉर्मूला लिखता हूं और बाकी दोनों तरीके से करेंगे। किस्त बराबर अमाउंट इंटू 100, राशि गुणा 100 अपॉन 100n प्लस n -1/2 इंटू R। अब आपको दिमाग में रखना है कि ए अमाउंट यानी राशि जो हमें जमा करानी है, ठीक है, n किस्तों की संख्या R दर। अगर आप चाहो तो इस फॉर्मूले से कर सकते हो, आप चाहो तो बेसिक तरीके से कर सकते हो। आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कौन सा तरीका एग्जाम में लगा रहे हो। जैसे ही आप किस्त का प्रश्न पढ़ोगे, कुछ चीजें आपके दिमाग में भी आएंगी। जैसे मैं बात करूं किस्त के प्रश्न की, क्या कह रहा है, 944 रुपए की राशि 4 बराबर किस्तों में दे है। 944 रुपए की राशि कितनी किस्तों में किस्त है भाई, 4 बराबर किस्तों में दे है। प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज दे है। बिना ऑप्शन करेंगे क्योंकि भाई जगह कम है। मैं चाहता हूं दोनों ही तरीके इसी पे जगह पे नोट करा दी जाए। एक फॉर्मूले से करेंगे और एक सीधा करेंगे। फॉर्मूले और सीधा का मतलब है कि एक तो हम अपने तरीके से करेंगे और एक फॉर्मूले से करेंगे। देखो क्या कह रहा है कि 944 रुपए की राशि 4 बराबर किस्तों में दे है। तो प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज दे है। तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि प्रत्येक किस्त जो जमा होती है साधारण ब्याज में, आपके दिमाग में आएगा जब कोई राशि बीच में जमा कराते हैं वो सदैव मूलधन में जमा होती है। किसमें जमा होती है, मूलधन में, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। मूलधन यहाँ पे दे नहीं रखा, हमें तो कहा कि 944 जमा कराने, तो इसका मतलब मूलधन नहीं है, तो हमें जो राशि जमा कराई उसका ब्याज जुड़ जाएगा अपना। यही चीज यहां कह रहा है। अगर आप फॉर्मूले से करते हो तो आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, समझने की भी जरूरत नहीं है। आप सीधा लिख सकते हो कि किस्त बराबर अमाउंट इंटू 100। भाई इसको कम से कम 3-4 बार लिखोगे तब याद होगा। 100n प्लस n -1/2 इंटू R, ये हमारा फॉर्मूला है,
ठीक है, इसमें हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते भाई। तो देखो किस्त बराबर अमाउंट कितनी है, 944 रुपए की राशि जमा करानी है, अमाउंट इंटू 100, किस्तों की संख्या कितनी है 4, तो 100 इंटू n यानी 4 प्लस 4 गुणा 4 में से एक गया 3/2 इंटू r कितनी है 12, देखो 2 बार से काटा 6 बार, 944 गुणा 100 बटा 400 प्लस 6 18 1872, तो 472 हो गया भैया। ये सीधा सीधा कटा 2 बार, 2 गुणा 100 तो 200 रुपए, ये लो। अब आपके दिमाग में आएगा सर 200 की अगर 4 किस्त जमा होती हैं तो सिर्फ 800 जमा हुए, जमा तो 944 हो गए, जबकि ध्यान रखना कि पहली किस्त पहले साल के अंत में जमा होती है, जब जमा कराते हैं तो बच गए 3 साल, तो पहली किस्त पे 3 साल का ब्याज, दूसरी किस्त पे 2 साल का ब्याज, वो जुड़ा उन पे, यानी पहले 200 जमा कराया आपने पहली साल के अंत में 200 रुपए, तो 200 रुपए का बाकी बचे हुए 3 साल का ब्याज जुड़ा है, अगली साल आपने फिर से 200 जमा करा उनका भी ब्याज जुड़ा है, तो ऐसे करके टोटल मिला के कितने जमा हुए 944। देखो ये तो फॉर्मूला है, इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते कि आपके सीधे दिमाग में अमाउंट इंटू 100 अपॉन 100n प्लस n(n-1) इंटू r अपॉन भाई 2 है, तो यहाँ अमाउंट क्या है 944, किस्त कितनी है 4, दर कितनी है 12 रखा और मान निकाल लिया। मैं आपको जो दूसरा तरीका बताने वाला हूं वो आपकी समझ पे निर्भर करेगा। देखो कैसे कि हमने कहा 4 किस्त, तो 4 किस्त समान है 100% की 4 किस्त जमा हो गई, प्रत्येक किस्त पर शेष समय का ब्याज मिलेगा, प्रत्येक किस्त पर शेष समय का क्या मिलेगा ब्याज। अब एक बात बताओ, मैं छोटी सी बात करूं, पहली किस्त 4 किस्तें 4 साल में जमा होंगी, पहले साल के अंत में जमा होगी, उस पर कितने साल का ब्याज मिलेगा 3 साल का, तो पहली किस्त में मिलेगा 3 साल का 12% की दर से ब्याज, 1 साल में 12 तो 3 साल में 36%। दूसरी किस्त दूसरे साल के अंत में जमा हुई तो उस पर कितने साल बच गए 2 साल, तो 2 साल पे 12% की दर पे ब्याज, ठीक है। तीसरी किस्त तीसरे साल के अंत में जमा हुई तो 1 साल बच गई, तो इस पे 1 साल का ब्याज मिलेगा 12% की दर से। लास्ट किस्त जमा हुई पूरा क्लियर हिसाब, भाई हम लास्ट किस्त देते टाइम कहते हैं भाई साहब आपका हिसाब क्या हो गया क्लियर, तो लास्ट किस्त पे कोई ब्याज नहीं मिलेगा, 0 साल का ब्याज मिलेगा, वो भी 12% की दर पे। अब ये तो आपने इस तरीके से, अब मैं इसको कहूं दूसरे तरीके से अपोजिट उल्टा लिखेंगे कि लास्ट किस्त देते हिसाब क्लियर 0 साल का ब्याज, भाई लास्ट किस्त दी 0 साल, कोई समय नहीं बचा, उससे पहले वाली 1 साल पहले दी होगी, उससे पहले वाली 2 साल पहले दी होगी, उससे पहले वाली 3 साल, चीज तो वही है ना 12% की दर से। तो 12 के 36, 36 और 100 136%, 124%, 112% और 100%, यही जमा हुआ। और टोटल कितना जमा हुआ जोड़ लो तो यह आया 472% जमा हो गया भाई, जबकि जमा कितना हुआ 944, तो 472% बराबर 944, 1% बराबर 944 बटा 472, ये 1% आ गया 2, 1% बराबर 2, तो 100% की किस्त है, तो 100% बराबर 200 रुपए। आप इनमें से चाहे जो तरीका लगा सकते हो, चाहे किस्त फॉर्मूले वाला, चाहे 100% मानने वाला। देखो किस्तों की संख्या ज्यादा 5 होगी, उससे ज्यादा होगी 6, उससे ज्यादा नहीं आती कि आप कोई सोचो कि 100 किस्तों 200, ऐसा कभी ऐसे क्वेश्चनों में नहीं होता। तो देखो ये रहा सिंपल तरीका, जैसे इसी को हम बेसिक से करते ना, तो मूलधन x मानते कि x किस्त है, उसका ब्याज जोड़ते, ऐसे हमें अलग अलग जोड़ना पड़ता 4 बार, ठीक है, हम इसलिए 100% मान के कर लेते हैं। तो मेरा मानना चाहता है कि बात समझ में आ गई। ऐसा एक प्रश्न और करते हैं भाई, देखो मैं फॉर्मूले से भी बताऊंगा और वैसे भी बता दूंगा। जैसे ये रहा, पर इसको पहले मैं ऑप्शन हटाता हूं, आप क्वेश्चन खुद हल करके देख सकते हो इतने, और हल करके देखोगे तो आपके कम से कम दिमाग में रहेगा कि कहाँ क्या चीज है, आपको क्या एक्स्ट्रा हल करनी है, क्या चीज और है। ऑप्शन की इतनी इसमें आवश्यकता है नहीं। जो क्या कह रहा है कि 1740 रुपए की राशि 5 बराबर किस्तों में दे है,
प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज दे है तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करो। तो आपने लिखा किस्त बराबर 100 अमाउंट इंटू 100 अपॉन 100n प्लस n माइनस 1/2 इंटू आर। देखो फॉर्मूला बार बार लिखने से आपको याद हो जाएगा। 1740 रुपए की राशि है गुणा 100 बटा 100n, n किस्त कितनी है 5, तो 5 गुणा 100 500 सीधा लिख रहा हूं भाई। 5 गुणा 5 में से गया 4 बटा 2 गुणा दर कितनी है 8%। तो ये देखो 1740 गुणा 100, 4 चौक 16, 16 पंजे 80, 80 और 500 तो 580। ठीक है भाई। देखो एक ही चीज यहां पे देखोगे तो आराम से आपके समझ में आ जाएगी। ये आप देख रहे हो 3 बार कट रहा है पूरा पूरा 300 रुपए। ठीक है। अब रही बात हम करें इसको कि 100% मान के हल करते हैं। जब 100% मान के हल करेंगे तो आपके दिमाग में आएगा 100% की 5 किस्त जमा हो गई। हमने बात की थी कि लास्ट किस्त पे कोई ब्याज नहीं मिलता। 0 साल, उससे पहले वाली 1 साल पहले, उससे पहले वाली 2 साल पहले, उससे पहले वाली 3 साल पहले, उससे पहले वाली 4 साल पहले, और प्रत्येक पर 8% की दर। एक बात बताओ, 8 चौक 32 और 100 132%, 124%, 116%, 108% और 100%। यही जमा हुआ भाई। देखो 500 तो पूरा पूरा, तो 580% जमा हो गया। और वो किसके बराबर है 1740। भाई टोटल जमा कितना कराना 1740, जोड़ा 580% आया। 580% बराबर 1740, तो 1% बराबर 1740 बटा 580, ये 3 बार गया भाई। तो 100% बराबर 300 रुपए। ये लो, आप चाहो फॉर्मूले से करो, आप चाहो 100% मान के करो, आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये थे हमारे कुछ टाइप जो आपने देखा पिछली क्लास में रह गए थे, जो आज की क्लास में हमने किया। तो साधारण ब्याज था, तो साधारण ब्याज आपने देखा क्वेश्चन हमारे पास एक देखने को मिल जाता है एग्जाम में। इस देखो हर एक प्रकार को हमने यहाँ पे किया है, तो इन्हीं को बार बार दोहराएं। ज्यादातर कोशिश करें कि जितना हो सके उनको रिपीट करें। हर एक टाइप आपके रजिस्टर में लिखा होना, जैसे हमने बोर्ड पे लिखा है वैसे ही हर एक टाइप आपके रजिस्टर में लिखा। उससे फायदा ये होगा कि आपको जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा आपके दिमाग में आ जाएगा तो इस टाइप का है, और उस टाइप के प्रश्न को आपको करने में फिर दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ संख्या ही चेंज होती है। जैसे आप इस चीज को भी देखोगे तो ये या एक तरीका तो कंफर्म आप कर सकते हो आराम से। भाई 2 तरीके हैं, 2 में से एक तो कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो। और हमने अभी तक जैसे किस्त का कोई कभी प्रश्न नहीं आया राजस्थान में, लेकिन फिर भी हमने किस्त का भी प्रश्न किया, क्योंकि कैसे न कैसे करके कि हर एक टाइप का प्रश्न आपका कवर हो। तो भाई इनको एक एक करके ढंग से नोट्स भी बनाना और इनको एक रजिस्टर में अच्छे से व्यवस्थित ढंग से लिखना, कि जब आप रिपीट करो तो आपको ये ध्यान रहे कि इसके बाद कौन सा टाइप आने वाला है। चलो मिलते हैं अगले टॉपिक में अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।